Hi students, myself Bharat Chawla and you are watching BITS classes. This is the first part of chapter 4 planning, and here in this video I will cover two topics. First topic is concept of planning and another one is steps involved in planning process. देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है हमारे सिलेबस में 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज हम पहला फंक्शन जो है प्लानिंग उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस और डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? पहले से डिसाइड करना किसी भी चीज़ को। तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom it should be done. Planning bridges the gap between where we are today and where we want to be. तो प्लानिंग बेसिकली क्या है? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इस काम को कौन करेगा। प्लानिंग क्या करती है? एक गैप को फिल कर देती है। जस्ट इन केस एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि उसको एट द एंड ऑफ द डे 20,000 बॉटल्स प्रोड्यूस करनी है। तो प्लानिंग क्या करेगी? आज कितनी बॉटल्स प्रोड्यूस हो चुकी हैं और कितनी बॉटल प्रोड्यूस होनी है, उसके बीच का गैप को जो है वो फिल करेगी। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी। तो देखो, बेसिकली प्लानिंग क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव देती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना ऑब्जेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी देती है और साथ के साथ हमें ये भी बताती है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है। तो इसका जो अगला टॉपिक अगर आप बुक में देखें तो वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग और अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। लेकिन मैं फीचर्स और इंपॉर्टेंस को पहले ना पढ़ाकर आज आपको पहले स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस पढ़ाता हूँ। देखिए, जब हम पहले स्टेप्स समझ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फीचर्स और इंपॉर्टेंस समझने बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में बेसिकली हमारे 7 स्टेप्स हैं। ये 7 स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज डेवलपिंग प्रोमाइसेस, थर्ड वन इज लिस्टिंग द वेरियस alternatives for achieving the objective, फिर है evaluation of different alternatives, फिफ्थ है selecting an alternative, seventh is implementing the plan and the last point is follow up action. So the first step of planning process is setting up an objective. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्लान बनाती है तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए कुछ प्लान बनाते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं है कि प्लान क्या बनाना है या किस चीज़ के लिए बनाना है, तो प्लान बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले प्लानिंग के लिए फर्स्ट वी नीड टू हैव एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स वेयर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव मतलब वो लक्ष्य, वो उद्देश्य जो हमें अचीव करने हैं। तो विदाउट हैविंग एन ऑब्जेक्टिव वी कांट मेक अ प्लान। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करेंगे? ऑब्जेक्टिव हो क्या सकते हैं? जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेल्स को 20% इन्हांस करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक कंपनी को अपने प्रोडक्शन में जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज़ करना है 5%, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आपका, हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बोर्ड्स में 90% अचीव करना। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब तो जब भी कोई कंपनी ऑब्जेक्टिव बनाती है तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय वो 5 पैरामीटर्स को ध्यान देती है। अब ये 5 पैरामीटर्स हैं क्या? सबसे पहला पैरामीटर है स्पेसिफिक, दूसरा पैरामीटर है मेजरेबल, थर्ड पैरामीटर है अचीवेबल, फोर्थ पैरामीटर है रियलिस्टिक और फिफ्थ पैरामीटर है टाइम बाउंड और टाइमली। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पेसिफिक। तो ऑब्जेक्टिव जब भी कोई कंपनी बनाती है तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मतलब जर्नल नहीं होना चाहिए। अब जैसे यूजुअली हम बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अब बच्चा कहता है कि सर मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अब ये एक बिजनेसमैन बनना एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर वो कहता है कि नहीं सर मुझे रियल एस्टेट का बिजनेसमैन बनना है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। तो कंपनी जब भी कोई ऑब्जेक्टिव रखती है तो सबसे पहले वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर सेकेंड है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव को हम मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब जैसे कोई कंपनी कहे कि मुझे अपनी सेल्स को इन्हांस करना है। अब सेल्स को कितना इन्हांस करना है? 1 यूनिट ज़्यादा बेचनी है, 2 यूनिट ज़्यादा बेचनी है, 50 यूनिट ज़्यादा बेचनी है या 1000 यूनिट ज़्यादा बेचनी है। तो इट शुड बी मेजरेबल। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा कहे कि सर मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। अब अच्छा नंबर लाना ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उसको बताना पड़ेगा कि उसको कितना % मार्क्स लाना है, राइट? तो इट शुड बी मेजरेबल।
थर्ड है ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल। अब अचीवेबल का मतलब क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन जब ऑब्जेक्टिव रखती है तो ये सोच के रखती है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास मशीनरी, टूल, मैन पावर है, उसके थ्रू वो उतनी है जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। लाइक हमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उतना ही रखना चाहिए जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम अचीव कर सकें। तो इट शुड बी अचीवेबल। फोर्थ पॉइंट जो है वो है रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होना चाहिए। अब रियलिस्टिक मतलब जो सही दिमाग से सोचा हुआ ऑब्जेक्टिव है वैसा होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे कोई भी ऑब्जेक्टिव रख लिया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कॉमर्स का एक स्टूडेंट है, वो 11th-12th में उसके पास कॉमर्स है और वो कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फिजिशियन बनना है। अब फिजिशियन बनना तो उसके लिए आसान है, वो दोबारा से 11th-12th साइंस से कर ले और फिर जाकर नीट का एग्ज़ाम दे और तब डॉक्टर बन जाए। अचीवेबल तो है बट रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक का मतलब हमें वैसे ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने चाहिए जिनकी हमारे पास नॉलेज है या जिस डोमेन में हम एक्चुअली वर्क करते हैं। तो रियलिस्टिक और रेलिवेंट। और लास्ट होता है टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टाइम बाउंड। ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई ऑब्जेक्टिव रखती है तो उसको एक गिवन टाइम पीरियड में फ्रेम कर देती है। अब जैसे कि अगर जस्ट इन केस किसी बच्चे से पूछे तो मैं क्या बनना है, अगर वो ये बोले कि मुझे 5 साल के अंदर एक रियल एस्टेट बिजनेस में जाना है, तो ये टाइम बाउंड हो जाए। अब एक कंपनी कहे कि मुझे अपनी सेल्स को 20% इन्हेंस करना है 1 साल के अंदर, तो ये टाइम बाउंड हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में 5 पैरामीटर्स होना चाहिए: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी प्लान बनाती है तो पहले वो क्या करती है, एक ऑब्जेक्टिव बनाती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रोमाइसेस। अब डेवलपिंग प्रोमाइसेस में क्या होता है, बेसिकली जब भी कंपनी एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है तो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कंपनी को कुछ फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। कुछ तो कंपनी के पास प्रीवियस नॉलेज होती है उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कुछ उसको फर्दर फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। फोरकास्टिंग मतलब जैसे जस्ट इन केस एक कंपनी ने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि उसको अपनी सेल्स को 20% इन्हांस करना है 1 साल के अंदर। तो अब सेल्स को एनहांस करने की उसके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज भी है और कुछ उसको फ्यूचर में कुछ फोरकास्टिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम सेल्स को एनहांस करने के कुछ स्टेप्स लेते हैं तो उससे सेल्स एनहांस होगी या नहीं होगी, इसके लिए कंपनी को कुछ फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, कुछ एजम्पशंस लेनी होती है। तो डेवलपिंग प्रोमाइसेस मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ नॉलेज हमारे पास पहले भी है और कुछ नई नॉलेज को हम सोसाइटी से या इन्वायरमेंट से अटेन करते हैं और फिर उनके बीच में एक अग्रीमेंट स्टैब्लिश करते हैं, तब जाकर हम ऑब्जेक्टिव फर्दर अचीव कर पाते हैं। पहला पॉइंट हमने समझा सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव, दूसरा समझा डेवलपिंग प्रोमाइसेस। अब थर्ड पॉइंट है लिस्ट आउट द वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जितने भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं या जितने भी तरीके हैं उन सबको लिस्ट आउट करना। अब जस्ट इन केस अगर एक कंपनी ने जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी ने अपनी सेल्स को इन्हांस करने का, सेल्स को 20% इन्हांस करने का ऑब्जेक्टिव रखा है, तो सेल्स को इन्हांस करने के जितने भी पॉसिबल स्टेप्स हैं या जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो सब तरीक़ों को लिस्ट डाउन करना। अब जैसे कि हम नई सेल्स टीम को ऐड कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफ़र लगा सकते हैं सेल्स को इन्हांस करने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ कोई एक और प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं। अब कंपनी इन सारे तरीक़ों को नहीं करेगी, लेकिन क्या करेगी, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उन सबको लिस्ट आउट कर लेगी। तो थर्ड पॉइंट है लिस्टिंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको लिस्ट आउट कर दिया। अब हमने सारे तरीके लिख लिए। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन द ऑल्टरनेटिव्स। अब तो इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स में हम क्या करेंगे, हमने जितने भी वेज लिखे हैं सेल्स को इन्हांस करने के, उन सारे वेज पर एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हम उनके सक्सेस के और फेलियर के सारे पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर सबको ना ग्रेड कर देंगे या सबको रेटिंग कर देंगे सबकी कि कौन से तरीके से सेल्स को इन्हांस करने के कितना खर्चा आएगा और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और कितने फेलियर के चांसेस हैं। ठीक है, तो इवेल्युएशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, उन सबको इवेल्युएट करते हैं, उनको डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक, अब इवेल्युएशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव।
अब जो भी हमारे पास तरीके थे जिनको हमने पिछले स्टेप्स में इवेल्युएट किया है, अब उन इवेल्युएशन में हमको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वे को अप्लाई करने से सेल्स को इन्हांस करना ज़्यादा इजी रहेगा, जिसमें कंपनी का खर्चा कम होगा या जिसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में हमें आसानी हो जाएगी पिछले स्टेप की वजह से। अब हम उसमें से एक बेस्ट तरीके को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव में हमने क्या किया, जो पहले हमने प्रीवियस तरीके लिखे थे उन सारे तरीकों को इवेल्यूएशन करने के बाद एक बेस्ट तरीके को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव के बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब यहाँ हम क्या करते हैं, उन जो तरीकों को हमने लिखा है, बेस्ट तरीकों को लिखा है, उनमें से जो बेस्ट तरीके को हमने चूज़ किया था प्रीवियस स्टेप में, अब हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि कंपनी ने सारे स्टेप्स को बहुत माइन्यूटली स्टडी किया और स्टडी करने के बाद सेलेक्ट किया कि हम क्या करेंगे। तो कंपनी ने सोचा कि चलो हम नई सेल्स टीम को ऐड कर देंगे और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को एनहांस करेंगे। तो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान में एक्चुअली हम क्या करेंगे, नई सेल्स टीम को ऐड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू हम अपने प्लान को अचीव कर सकें, ठीक है। लास्ट पॉइंट है फॉलोअप। अब फॉलोअप में बेसिकली क्या करते हैं, फॉलोअप में हम ये देखते हैं कि जो हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया है, उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने से क्या हम अपने प्लान को एक्चुअली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो फॉलोअप एक्शन में बेसिकली क्या है, हम ये देखेंगे कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर, इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमने ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया है उस ऑल्टरनेटिव के थ्रू हम अपने प्लान को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जस्ट इन केस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लेंगे, और अगर उससे भी प्लान अचीव नहीं हो रहा है तो हम दोबारा से नया प्लान बनाएंगे। तो फॉलोअप एक्शन एक्चुअली हमें बताता है कि जो प्रीवियस सारे स्टेप्स हमने किए हैं उन स्टेप्स के थ्रू एक्चुअली प्लान अचीव हो रहा है या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फॉलोअप एक्शन, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को प्लानिंग जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मतलब यू आर फ्री टू गिव कमेंट्स, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप। अभी इसके जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम फीचर्स कवर करेंगे और फीचर्स के साथ इसके लिमिटेशंस और इसके इंपॉर्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन जो स्टेप्स को एक बार बुक से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।